कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों में जो मैंने आपका रिस्पांस देखा है स्टोर मैनेजमेंट पे, स्टॉक वेरिफिकेशन पे, आई एम सो सरप्राइज एंड सो प्लीज्ड कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए आज फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये मैटर आपको नहीं इजीली समझ में आएगा। तो एक कोशिश करती हूँ आपके साथ आज ABC एनालिसिस को समझाने की, शेयर करने की। ABC एनालिसिस को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी। ये क्या है, कहाँ से आया है, वो समझो। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी आपके स्टोर में रखा गया जो भी माल स्टॉक फॉर्म में है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इसका सार संभाल है, उसको मिनिमाइज करना, उसकी कॉस्टिंग को, उसका मेंटेनेंस करना, कोऑर्डिनेशन करना, उसका किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है जिस समय पर उनकी ज़रूरत है। ये मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अब ज़रा आगे लेके और आगे चलती हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर समझ में आता है तो इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करना पड़ता है। यू ऑलरेडी नो कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, इसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो इन्वेंट्री का होना, उसका मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट में उसका कंट्रोल करा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी का पार्ट है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जाता है हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और इस कंट्रोलिंग सिस्टम में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में वो बहुत सारे तरीके नहीं है, केवल ABC एनालिसिस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको वन बाय वन नाम से तो जरूर समझा दूं सारे। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, ABC एनालिसिस होते बहुत सारे हैं। HML भी होता है, वैट भी होता है, ट्यूबिन सिस्टम भी होता है, ABC एनालिसिस भी होता है। आज की क्लास में फोकस कर रहे हैं ABC एनालिसिस को। तो मैंने जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है वो ज़रूरी क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन वर्क को अगर करते रहना है तो इन्वेंट्री का कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड हो, इन सब में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा जो ऑप्टिमम साइज ऑफ इन्वेंट्री है उसको हम एफिशिएंटली और स्मूथ प्रोडक्शन में यूज कर सके, सेल्स ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सके, इसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। और साथ में हमें जब भी कभी शॉर्ट सप्लाई की जरूरत होती है, जब हमारा शॉर्ट सप्लाई चल रहा होता है, पीछे से आवक कम होती है, तो किस तरह से हम मैनेज करते हैं अपने स्टॉक को और अपना मैन्युफैक्चरिंग काम को पूरा करते हैं, इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस में आ गया। अब कंट्रोलिंग में जो टेक्निक सप्लाई होती है उसमें है एक ABC एनालिसिस। अब वो क्या कहती है वो समझो। ABC एनालिसिस को आप समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ABC एनालिसिस को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सेलेक्टिव इन्वेंट्री मेथड। अब वो क्या है, इट इज वन ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज किसके लिए, जो A कैटेगरी की इन्वेंट्री होगी उसको ऑलवेज कहा है, जो B कैटेगरी की है वो बेटर है, और C पे कंट्रोलिंग है। ABC का एब्रीविएशन फॉर्म फुल करते हैं तो हम पाते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें ABC टेक्निक को यूज करना होता है। अब ये किस पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। पूरे साल भर में किस चीज की कितना कंजम्पशन होता है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए सरफ बनाने का एक यूनिट है, तो सरफ में डिटर्जेंट है, उसका पैकिंग मटेरियल है, प्लास्टिक है, मशीन से जो पैकिंग करने वाली है, सरफ में जो जो कंपोनेंट्स डलने वाले डिटर्जेंट के, वो सारी चीजें सब है, तो उसका मटेरियल ही ना, और उसे स्टॉक में रखना पड़ेगा। पर किसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है और किसका कंजम्पशन क्या है, ये अलग अलग होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस चीज का स्टॉक हमें कितनी मात्रा में कर रहा है। ठीक बात है। अगर एक बात कहो, हम अमेज़न के एक साइट का एग्जांपल ले लेते हैं। इस समय अमेज़न पे हमें कॉस्मेटिक्स भी मिल रहा है, लेडीज वेयर भी है, जेंट्स वेयर भी है, हाउस होल्ड भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बहुत सारे चीजें वहां पे अवेलेबल है। क्या वो सारी चीजों को इतना स्टॉक में रखते होंगे कि कभी भी कोई ऑर्डर आ जाए और उस हिसाब से उसको सप्लाई कर दें? ऐसा नहीं होता। एक
कोई भी फैक्ट्री या कोई भी यूनिट होल्डर होता है वो ये अंदाज़ा लगाता है कि किस चीज़ का कंजम्पशन कितना जा रहा है और किस पे मेरी वैल्यू मनी की कितनी लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को कंप्यूट करता है, तब वो ये इरादा करता है कि कितने % मेरे माल का, किस तरह के माल का मेरे को स्टॉक कितना कर रहा है। तो यही है ABC एनालिसिस। अब इसको किया कैसे जाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें पूरी कोशिश ये की जाती है कि राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट क्वांटिटी में हम हमारी चीज़ों को प्लेस कर सकें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा स्टॉक पे रखा जाना चीज़ों का वसूल होता है। तो ABC एनालिसिस में जो A आइटम होता है वो बहुत ही टाइटली कंट्रोल चीज़ों पे होता है। कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसके, और फ्रीक्वेंट रिव्यू किया जाता है, बार बार इसका रिव्यू किया जाता है। जिस तरह का इसका कंजम्पशन हो रहा है चीज़ों का, उस पर किया जाता है। इस पे कंट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त टाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हुआ होता है, ब्लॉक हुआ होता है। इसको हम कहते हैं A आइटम्स। B आइटम्स हम किनको कहते हैं? जिन पर हम थोड़ा कम टाइट कंट्रोल करते हैं और उसका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा जाएगा। हाँ ठीक है, गुड रिकॉर्ड रखा जाएगा और रेगुलर रिव्यू किया जाएगा, मतलब एक टाइम के अंतर से उसका रिव्यू करते किया जाएगा। लेकिन जो A आइटम्स होंगे उसमें तो हमें बहुत फ्रीक्वेंट रिव्यू करना होता है, हर 2-4 दिन से, हर 2-5 दिन से इसका रिव्यू करना होता है। और जो C आइटम होते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं, कंट्रोल उन पर एक इजी वे में किया जाता है, मिनिमम रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसकी इन्वेंट्री लार्ज क्वांटिटी में की जाती है और पीरियोडिकल रिव्यू किया जाता है और रीऑर्डर किया जाता है। साल में एक बार मंगवा लिया, फिर अगली साल मंगवाएंगे। जबकि A आइटम जो होगा वो हर 15 दिन से चीज़ों को मंगाया जाता है। ठीक बात है। इसको ऐसे समझ लो, एक किराने की शॉप होती है, वो भी तो अपना इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखता है कि नहीं रखता है। गेहूं, चावल, दाल, नमक, ये सारी चीजें जो रेगुलर बेसिस पर कंजम्पशन होने वाली है, उस पर वो किस तरह से स्टॉक रखेगा। और एक मीठा सोडा है या बेकरी में काम आने वाली जो चीजें हैं, उनका वो थोड़ा कम मात्रा में रखेगा। तो ऑर्डर उसका देना, उस पर कंट्रोलिंग करना, वो सारी चीज़ों में वो चीज़ें जज करेगा कि किस पर मुझे किस तरीके से काम करना है। अब आप ध्यान रखो कैसे इसको कंप्यूट किया जाता है, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, अब आप यहाँ प्रोसीजर मैं बता रही हूँ आपको। अगर इसकी प्रोसीजर को समझना है तो ये समझ लो कि सबसे पहले लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे इन्वेंट्री में कितने आइटम्स हैं। हर एक आइटम की लिस्ट बनाई जाती है। प्रोसीजर समझा रही हूँ, लिस्टिंग किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। नंबर 2 हो जाएगा, फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि उसके यूजेस की एनुअल वॉल्यूम क्या है और उसमें मनी जो लगी हुई है उसकी कितनी वैल्यू है। हर एक आइटम का कंजम्पशन और हर एक आइटम पे मनी जो ब्लॉक हुई हुई है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं, तय करते हैं कि कितना किस पर लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? अब आगे की बात करते हैं। हर एक चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यूज कितना किया जाता है, एक महीने में कितना इसकी उठत होती है, डिमांड की जाती है, और इस पर पैसा कितना लगता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। ये थर्ड स्टेप रहेगा हमारा। हमने मल्टीप्लाई किया ईच आइटम्स एनुअल वॉल्यूम बाय इट्स रुपीज वैल्यू, राइट। अब क्या करेंगे, नंबर 4 पे आ रहे, कंप्यूटेशन करेंगे। अब कंप्यूटेशन में क्या होगा, कंप्यूटेशन ईच आइटम्स परसेंटेज, इसकी परसेंटेज निकाली जाएगी ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ एनुअल यूजेज इन रुपीज के वैल्यू में हम इसका एनुअल कंजम्पशन परसेंटेज में कितना हो रहा है उसका कंप्यूटेशन कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमने पहले लिस्टिंग किया हर चीज को, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू जो यूजेस की और उसके मनी कंजम्पशन की उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज फॉर्म में निकाल लिया है। और अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब जब परसेंटेज निकाले, मान लीजिए किसी एक चीज में 20 इन्वेंट्री है, 20 की आपने ये सारी चीजें लिस्टिंग करके और उनका कंजम्पशन वैल्यू निकाल लिया, परसेंटेज में भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 20 की परसेंटेज आपके सामने है, टॉप 10%। अब ध्यान देना, फिर से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। टॉप 10% यानी टॉप 10 आइटम्स जो होंगे ना, उनकी परसेंटेज को आप निकाल लो, ठीक है। टॉप 10% जो होंगी उसमें आप क्या करोगे, उनको, उन सभी आइटम को आप हाईएस्ट रुपी परसेंटेज के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई कर दो कि ये ए आइटम है, ये ए आइटम है। आपने जब पूरा मनी का वैल्यूएशन निकाल लिया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो थी उसको ए दे दो, उससे थोड़ी नीचे ए दे दो, उससे भी नीचे ए दे दो। ऐसा 10% चीजों को कर दो। 20 आइटम है, 20 आइटम का आप 10% निकाल लो, यानी 2
दो आइटम्स को 20 आइटम में से दो आइटम को आप ए कैटेगराइज कर दो, सबसे टॉप और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले को ए कैटेगराइजेशन दे दो। आपको समझ में आ रही होगी। टोटल जो आइटम्स है उनका 10% आइटम का आप वैल्यू, कंजम्पशन वैल्यू देखते हुए ए डिक्लेयर कर दो उसको। ठीक है, ठीक है, ए कैटेगराइजेशन दे दिया। अब नेक्स्ट 20 को आप क्या करोगे, बी आइटम कैटेगराइज कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 20 में से आपने 2 को निकाल दिया है, अब अगले 20% को आपको निकालना है, उसको आप बी कैटेगराइजेशन कर दो। ठीक है, तो खत्म हो ही गए। अब रह गए आपके 20 में से फिर 20% निकाल लो, हो गए 4। अगले चार का मतलब पहला और दूसरा तो निकल गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये अगले 4 होंगे, इनको आप बी कैटेगरी दे दो। ठीक है, अब रिमेनिंग जो होगा वो 70% होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पहले ए कैटेगरी में चले गए, 4 जो है बी कैटेगरी में चले गए, हो गए 6। अब 70% हो गए, यानी 14 आइटम। भाई 20 में से 6 चले गए, 14 आइटम जो बचे इसको आप सी कैटेगरी दे दो। बात समझ में आई? आपने जब हर एक चीज की यूजेस के हिसाब से और मनी ब्लॉक के हिसाब से कंप्यूट कर लिया, लिस्टिंग 20 आइटम की सामने आ गई, 20 में से 10% निकालो 20 आइटम का, 2 आता है, 2 को आप ए कैटेगरी दे दो, फिर 20% और निकालो, 4 आता है, फिर अगले 4 को आप बी कैटेगरी दे दो, पीछे के 70% यानी जो 14 आइटम है उनको आप सी कैटेगरी दे दो। ये सी कैटेगरी दे दी, यही आपका सी कैटेगरी हो गया 70%। क्लियर? अब जब सी परसेंट आपका हो गया ना, 70% जो सी कैटेगरी होगी ना, ये आपको अब समझ में आ जाएगा, हाँ ये हमको मिल गया। टॉप 10% को आपने ए कैटेगरी, नेक्स्ट 20 को आपने बी कैटेगरी, रिमेनिंग 70% को आपने सी कैटेगरी दी है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? आई ना? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इससे क्या हुआ, आपने जब ये दे दी ये कैटेगराइजेशन, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें किस चीज की कितनी स्टोरिंग करनी है। यानी ये आपको स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बता देगा जिन जिन आइटम्स को आपने ए कैटेगरी दिया है, और इनको आपको सिक्योर रखना पड़ेगा। इसका ऐसे ही कंजम्पशन नहीं करना है कि लेट इट गो, वो वाला एटीट्यूड नहीं अपनाना है, इस पे स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसकी स्टोरेज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी बर्बादी एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग करवा देगी। इसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इसकी सही तरीके से कंजम्पशन होना चाहिए, सही तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जब आप सेल की फोरकास्टिंग करते हो तो इन आइटम्स का मेजर रोल होता है। कितना अपने को चीजें बेचनी है या कितनी बनानी है, इसमें ये ए आइटम मेजर रोल प्ले करता है। जो बी आइटम होता है वो हमेशा आपको ये बताएगा ये इतना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना भी नहीं जितना ए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना कि ए आइटम है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ए आइटम के जितना तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सी आइटम के जितना भी से लापरवाही में नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। और सी आइटम जो होते हैं जितने भी, उनको हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेगुलर इंटरवल पे हम उसे देख सकते हैं, पीरियडिकली देख सकते हैं। इनकी डिमांड कम होती है गुड्स की, और हमारे को कंपैरेटिवली हाई रिस्क ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझा दी जा रही है। अब हम इसकी यूजेस की बात कर रहे हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देखो, जब भी एक कंपनी जो होती है बेटर एबल लेवल पे होती है कि वो अपने आइटम्स को चेक कर सके और कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके, तो वो हमेशा एबीसी एनालिसिस को अपनाती है। इससे क्या होता है, सी कैटेगरी की चीजों को उसे बाइफरकेट करने में आसानी मिलती है, और ए कैटेगरी की चीजों का उसका वैल्यू समझ में आता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे किस तरीके की चीजों को कहाँ क्या करना है। अमेज़न यही करेगा कि अगर रेगुलर बेसिस पर कंजम्पशन होने वाली जो चीजें उनको उसने ए कैटेगरी में डाल रखा है, तो उनका वो एक स्टॉक रखता है, और बाकियों को वो एज पर द डिमांड वो शिपिंग कर लेता है खुद भी। ठीक है, तो ये सारी चीज हो जाएगी। आगे की बात करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। एबीसी एनालिसिस टेक्निक को अडॉप्ट करने से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इतना फायदा होता है कि अपने बिजनेस पे वो कंट्रोल कर पाती है। कॉस्टली आइटम्स पे किस तरह से कंट्रोल मेंटेन करना है वो ये कर पाती है। वो ट्रैक कर पाती है अपने इन्वेंट्री पर कि कौन सी चीज कहाँ कितनी यूज हो रही है और कितनी बर्बाद हो रही है, और कितने थोड़ा बहुत नुकसान से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये चीज का कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। और एक सिस्टम तो डेवलप होता ही होता है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी है। मैं इसको नुकसान नहीं कहूंगी, मैं इसे लिमिटेशन नाम दे रही हूँ। लिमिटेशन क्या है, देखो जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो तो एक स्टैंडर्डाइजेशन तो डेवलप करना पड़ेगा, एक कोडिफिकेशन भी फिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क तो होगा ही होगा, मगर ये एक्स्ट्रा वर्क आपके बहुत सारे नुकसान
नुकसान और बहुत सारे कामों को ईजी कर देगा, नुकसान को बचा लेगा। इसलिए ये आपको थोड़े से एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये नीड्स प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन एंड नीड्स कोडिफिकेशन एंड बियॉन्ड मनी समथिंग इज लॉस्ट। कई बार ऐसा होता है हम हर चीज को पैसे से तोल रहे हैं, पर कई बार चीजें पैसे के बियॉन्ड भी कई ऐसी चीजें होती है जिसको हमने तोलना होता है। तो ये सारी थोड़ी सी चीजें हैं जो इसकी लिमिटेशन में आ रही हैं, इसको भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, पर हाँ है। अब ये तो था ABC एनालिसिस, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में एक टेक्निक थी। इसके अलावा और कई ऐसी टेक्निक्स होती है, मैं केवल नाम से आपको बताती हूँ। जैसे वैड, वैड का मतलब होता है VED, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, राइट। एक और होता है वैट के अलावा FSN। FSN का क्या मतलब होता है? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या इन्वेंट्री होती है वो बहुत तेजी से फास्ट करती है, कोई स्लो करती है और कोई धीरे धीरे करती है, स्लो मूव करती है, तो FSN हो जाता है, नॉन मूविंग कहते हैं इसको। एक आता है EOQ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है EOQ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इससे ज्यादा फोकस नहीं करती। इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, यानी किस क्वांटिटी में आपको इसका ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ये EOQ होता है। EOQ के अलावा HML भी होता है, हाई मीडियम लो इसको भी कहते हैं। एक होता है SDE क्लासिफिकेशन भी होता है, SOS एनालिसिस भी होता है, XYZ भी होता है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। अब हर एक चीज को मैं नहीं आज एक ही क्लास में बता सकती, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल में ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी कि आगे की क्लासेस में मैं आपके जितनी भी एग्जाम में आने वाले टर्म्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर सकूं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आपका नॉलेज अपग्रेड भी होगा एंड रिच भी होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। आज के लिए इतना है।